हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 खाद्य संसाधन पशु। आइए इसके लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करते हैं। क्या है पशुपालन की परिभाषा, हमें करना है। क्या है पशुपालन? तो पशुपालन की परिभाषा हम यहाँ से करेंगे। पशुपालन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं के भोजन, आवास, स्वास्थ्य, प्रजनन आदि पक्षों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो वो पशुपालन कहलाता है। बस आपका आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए, उपयोगिता के आधार पर पालतू पशुओं के वर्गों का उल्लेख उदाहरण के साथ करें। तो इस प्रश्न का क्या मतलब है? उपयोगिता के आधार पे, यानी हम जिन पशुओं को उपयोग में लाते हैं, प्रयोग में लाते हैं, उस आधार पे जो पालतू पशुएं हैं उनका वर्ग हमें बांटना है। ठीक है, उदाहरण करना है। तो आइए इसका आंसर करते हैं। तो देखिए, उपयोगिता के आधार पे जब जो हम पशुओं का उपयोग करते हैं, यानी हम कई पर्पस से करते हैं, दूध के लिए, मांस, अंडा, श्रम, ऊन उत्पादन के लिए। ठीक है, तो हमें इसका आंसर ऐसे करना है। उपयोगिता के आधार पर पालतू पशुओं को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। पहला है दूध उत्पादन। ठीक है, दूध प्राप्त करने के लिए गाय, भैंस, बकरी, भेड़ भी हो सकता है। ठीक है, इसका हम प्रयोग में करते हैं। मांस उत्पादन के लिए मुर्गी, बकरी, सूअर का हम प्रयोग में लाते हैं। अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी, बतख। ठीक है, इसका उपयोगिता है। श्रम के लिए हम बैल जो खेतों में काम करते हैं, गधा, सामान ढोते हैं, और घोड़ा। ठीक है, ऊन उत्पादन के लिए भेड़, खरगोश हम प्रयोग में लाते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया। तीसरा सवाल देखिए, पशुपालन के अध्ययन के किन किन क्षेत्रों में सुधार लाया जा सकता है? अगर उन क्षेत्रों में सुधार ला दें तो ज़्यादा मात्रा में हम इनका उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, यानी हम उपयोगिता को बढ़ा सकते हैं, दूध उत्पादन, चाहे अंडा उत्पादन, चाहे मांस उत्पादन। ठीक है, तो कौन कौन से क्षेत्रों में हमें सुधार लाना चाहिए वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, पशुपालन के अध्ययन में पशुओं के उत्पादन एवं गुणवत्ता में सुधार लाना चाहिए, पहला हो गया। दूसरा है डेयरी, पोल्ट्री फार्म तथा अन्य आवश्यक पोषक तत्वों में सुधार। यहाँ पे दो है, डेयरी, पोल्ट्री फार्म में सुधार, अन्य जो उसके चारे होते हैं। ठीक है, ऐसा आहार, ऐसा उसको देना चाहिए चारा जिसमें पोषक तत्व अच्छा हो, उसमें सुधार लाना चाहिए। तथा उच्च नस्ल की आवश्यकता। ठीक है, यानी नस्लों में सुधार करना चाहिए। तो यही आपका आंसर। आगे बढ़ते हुए देखिए चौथा सवाल, भारतीय गायों और भैंसों के प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी हैं? भारतीय नस्ल की गाय की प्रजातियां बताना है और भैंसों की प्रजातियां हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गाय। हमारे देश में गाय और भैंसों की लगभग 32 प्रजातियाँ हैं। ठीक है, तो गाय में हमें लिखना है, डैश देना है आपको। गाय में प्रजातियाँ हैं भारतीय नस्ल की साहीवाल, गिर, रेड सिंधी, थर्माकर तथा हरियाणवी। भारतीय नस्ल का ठीक है, ये गाय हैं। और इन भारतीय नस्ल की गायों का वैज्ञानिक नाम क्या है? बांस इंडिकस। ठीक है, बस यहाँ तक आपको कर लेना है। अब इसके बाद हमें भैंस का भी बताना है, तो भैंस लिखना है। हमारे देश में भैंसों की लगभग 10 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो भारतीय प्रजातियों की भैंसें हैं नागपुरी, श्रुति, ठीक है, नीली रवि, मेहसाना तथा जफराबादी। लेना है, भारतीय भैंसों का वैज्ञानिक नाम बांस वुलेलिस है। ठीक है, तो ये आप सवाल देखिए, रुक्षांश क्या है? ये पशुओं को कैसे प्राप्त होते हैं? तो पशुओं को दिए जाने वाले सूखे चारे को, यानी भूसे, चोकर, जो होता है सूखा चारा, ठीक है, छिलके, तो उसे हम रुक्षांश कहते हैं। तो ये आपको पूरा कर लेना है। ठीक है, तो क्या प्राप्त करते हैं? पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, लेकिन अल्प मात्रा में इसमें पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा लिख लेना है। अगला सवाल देखिए 6 नंबर, हमारे देश में दूध का औसत उत्पादन, ठीक है, वार्षिक औसत उत्पादन कम होने का क्या कारण है, क्या वजह है, वो हमें बताना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि दूध उत्पादन में, मिल्क प्रोडक्शन में हमारे देश में औसत उत्पादन कितना है? 200 केजी है प्रति वर्ष देती है। जबकि अन्य विदेशी नस्ल में जो विदेश में कितनी होती हैं? जबकि अन्य औसत अन्य देशों की तुलना की जाए, ऑस्ट्रेलिया एवं नीदरलैंड में 3500 केजी, ठीक है, यहाँ पे 3000 केजी स्वीडन में। ये काफ़ी कई गुना ज़्यादा है। तो ये कम होने का क्या कारण है, तो वही हमें बताना है। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, दूध के औसत उत्पादन कम होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला है निम्न स्तरीय देसी नस्ल के पशु। हमारे देश में जो पशुएं पाई जाती हैं उनका नस्ल क्या है? देसी है, निम्न स्तरीय है, दूध कम देती हैं, पहला। दूसरा कारण है निम्न स्तर का आहार। जो आहार दिया जाता है वो निम्न स्तर का होता है। ठीक है, पोषक तत्व वाला नहीं दिया जाता है, उसका अभाव है। तीसरा है हरा चारा एवं अन्य पोषक तत्वों की कमी। हरे चारे की कमी हो जाती है एवं अन्य पोषक तत्वों की कमी हो जाती है।
ठीक है। चौथा है उन्नत नस्लों के दुधारू पशुओं का अभाव, जो हाइब्रिड यानी विदेशी नस्ल की हमारे देश में गायों की कमी है उन्नत नस्लों में, ठीक है। और दूध देने वाले यानी वही बात हो गई विदेशी नस्ल की जो गायें होती हैं, ठीक है, तो उसकी कमी होती है। गाय या भैंस दोनों इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये 4 कारण हो जाते हैं, ठीक है, दूध उत्पादन कम होने के हमारे। इसके बाद आगे बढ़ते हुए 7वां सवाल, दुधारू पशुओं को रोगाणुओं से होने वाले प्रमुख रोगों और उनके लक्षणों का उल्लेख करना है। यहाँ से इसका आंसर करना है। देखिए, पशुधनों के रोगों ज़्यादातर वायरस, बैक्टीरिया तथा कवकों एवं फजा के कारण होते हैं, ठीक है। तो ये लिखते हुए आपको ये पूरा आपको लिख लेना है, रोग का नाम और ये कारक और ये इसके लक्षण, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हुए 8वां सवाल, कृत्रिम विसेचन से क्या लाभ है। वो देखिए, हम इसका आंसर यहाँ से करेंगे, एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम विसेचन से लाभ। पहला लाभ है इन विधि से, जो विसेचन होता है कृत्रिम तरीके से, इस विधि से अधिक उत्पादन वाले उच्च नस्ल पशु जैसे दुधारू गाय, भैंस, मुर्गियों का विकास होता है, हम प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा, पशुओं के प्रजनन में एक सस्ती विधि है, जैसे एक सांड से वृक्क से करीब 3,000 गायों का निषेचन किया जा सकता है। ये काफ़ी सस्ती भी पड़ती है, ठीक है। अब तीसरा, परिरक्षित वृक्क को सुगमता से एक सुदूर स्थानों पर ले जाया जा सकता है। जो हम वृक्क का चयन करते हैं दुधारू पशुओं का, वो एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ले जाया और आया जा सकता है, ठीक है। तर स्वास्थ्यकर एवं भरोसा योग्य विधि है, ठीक है। ये काफ़ी क्या है, ये काफ़ी स्वास्थ्यकर, काफ़ी अच्छा और भरोसा योग्य विधि, हम इसको भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी लाभ हो गए, ये आपको पूरा कर लेना है। इसके बाद देखिए 9 नंबर, अंडा देने वाली मुर्गियों का आहार कैसा होना चाहिए। तो हम यहाँ से करेंगे, अंडा देने वाली मुर्गियों का आहार में खनिज का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। यहाँ से करना है, शरीर और अंडे के वृद्धन तथा यानी वृद्धि के लिए तथा अंडे के खोल की बनावट के लिए खनिज की जरूरत होती है। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस प्रमुख हैं। खनिज की पूर्ति के लिए बोन मील, ठीक है, सिप या पत्थर के चूर्ण तथा नमक इनके भोजन में मिला देना चाहिए। तो क्या समझ में आया, अंडा देने वाली मुर्गियों को खनिज अधिक मात्रा में देना चाहिए। पूरा आपको लिख लेना है यहाँ तक। सवाल देखिए, हमारे देश में अधिक दूध देने वाली शक्कर नस्ल हाइब्रिड नस्ल के 3 गायों का नाम लिखना है और इन्हें किन देशों से, ठीक है, इनका संकरण कराया गया है, ठीक है, वो हमें बताना है। तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो देखिए, यहाँ पे जो हाइब्रिड नस्ल की गायें होती हैं उनको ये इंस्टीट्यूट है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पे शक्कर नस्ल की प्रजातियाँ विकसित किया गया है। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, हमारे देश में उन्नत नस्ल की दूध देने वाली शक्कर नस्ल की गायें निम्नलिखित हैं। पहला है कर्ण स्विस, दूसरा है कर्ण फ्राइस और तीसरा है फ्रीसीवाल। और ये कहाँ से, कर्ण स्विस को ये भारतीय नस्ल की साहिवाल और स्विट्जरलैंड की नस्ल की ब्राउन स्विस से विकसित किया गया है, ठीक है। भारत की साहिवाल और स्विट्जरलैंड की ब्राउन स्विस, ठीक है, इनका प्रजनन कराया गया, तो ये बन गया शक्कर नस्ल की कर्ण स्विस। और इसी तरीके से कर्ण फ्राइस ये भारतीय नस्ल के थर्माकर और हॉलैंड प्रजाति के हाल्टाइसन और फ्रिसियान से विकसित किया गया है। ये 2 हो गई, ये तीनों आपको लिखना है, ये पूरा ही आपको लिखना है, ठीक है। 11 नंबर, हमारे देश में दूध के उत्पादन कम होने का क्या कारण है। तो इसका आंसर हमने कर लिया है पहले ही, तो ये रिपीटेड सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने देखा है। दूध के औसत उत्पादन कम होने के प्रमुख कारण, ठीक है, निम्न स्तरीय देसी नस्ल की पशुएं, निम्न स्तर का आहार, हरा चारा एवं अन्य पोषक तत्वों की कमी, उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं का अभाव, ये 4 कारण हो जाते हैं। इसके बाद 12 नंबर, हमारे देश में विकसित की गई शक्कर नस्ल की मुर्गियाँ कौन कौन सी हैं। जो हमारे देश में विकसित की गई हाइब्रिड मुर्गियाँ और इनकी क्या विशेषताएँ हैं वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे, हमारे देश में विकसित की गई शक्कर नस्ल की, ठीक है, ज़्यादा उत्पादन देने वाली मुर्गियाँ हैं ILS 82, HH 260 तथा B77 है इनके, ठीक है। इनमें से ISL 82 तथा B77, ठीक है। अब इन देखिए यहाँ पे ये नाम हो गए, अब यहाँ पे ये जो पहला है और ये लास्ट वाला है, तो इनकी विशेषताएं, यानी हम इस सब, अब यहाँ से विशेषताएं हमारा चालू हो गया, ठीक है। ये दोनों प्रजातियाँ जो हैं 82 और 77, 200 अंडे प्रति वर्ष तथा
ठीक है। डबल H260 प्रति वर्ष 260 अंडे देती है। इन मुर्गियों में केवल अंडन क्षमता ही नहीं अधिक नहीं होती, बल्कि इनकी खुराक भी कम होती है। एक सामान्य देसी नस्ल की मुर्गी 12 अंडे के लिए 6 किलो खाती है, जबकि ये जो नस्ल अभी हमने देखा, ठीक है, इनकी खुराक 2 केजी है। ठीक है, ऐसी नस्ल की मुर्गियों के बाद 2 केजी भोजन करती है। 1 केजी मांस देने वाली देसी मुर्गी इस अवस्था तक वृद्धि के लिए 5 से 6 केजी तक ले भोजन करती है। वहाँ ठीक ऐसे ही अवस्था तक वृद्धि के लिए शक्कर नस्ल की मुर्गियाँ 2 से 3 केजी भोजन करती है। कम भोजन करती हैं और ज़्यादा लाभ प्राप्त करती है, अंडे और मांस का उत्पादन करती है। शक्कर नस्ल की वाली मुर्गियाँ शीघ्र परिपक्व यानी बड़ी हो जाती हैं तथा उनकी मृत्यु दर भी कम है। अतः शक्कर नस्ल की उन्नत, ठीक है, किस्म की मुर्गियाँ विकसित करना अधिक आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा लाभदायक है। तो यहाँ तक आपको कर लेना है। ठीक है, ये पूरा करना है, मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ से इसके बाद देखिए 13 नंबर, लेयर तथा ब्रोलर मुर्गियों की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो लेयर किसे कहा जाता है, क्या विशेषताएं हैं, किसकी वजह से लेयर कहा जाता है, और ब्रोलर क्यों कहा जाता है मुर्गियों को, ये क्या किन विशेषताओं की वजह से कहा जाता है, ये दोनों बताना है। तो यहाँ पे समझिए, हम यहाँ से करेंगे अंडे प्राप्त करने के उद्देश्य से अंडे देने वाली मुर्गियों का पालन किया जाता है। ठीक है, अंडे प्राप्त करने के उद्देश्य से पालन करते हैं, तो अंडे देने वाली मुर्गियाँ कहलाती हैं लेयर। ठीक है, जो अंडे प्राप्त करने के उद्देश्य से हम पालते हैं। अधिक मांस प्राप्त करने के उद्देश्य से पाले जाने वाली मुर्गियाँ ब्रोलर कहलाती हैं। ठीक है, बस यहाँ तक हो, इसका आंसर हो गया यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद देखिए अगला सवाल 14, मिश्रित मछली संवर्धन क्या है वो बताना है। तो मिश्रित मछली संवर्धन हम यहाँ से यहाँ तक करेंगे। तो क्या है, तो यहाँ से देखिए, मिश्रित मछली संवर्धन विधि में कई प्रजातियों की मछलियाँ का संवर्धन एक ही तालाब में यानी एक ही समय किया जाता है। ऐसे संवर्धन में एक बात का ध्यान रखा जाता है, यानी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि संवर्धन में जो प्रजातियाँ आवश्यकता होती हैं वो एक ही प्रकार की ना हो, अलग अलग प्रजातियाँ। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 15, व्यवसायिक दृष्टिकोण से, ठीक है, व्यवसाय करने के दृष्टिकोण से, यानी मधु मोम हो गया, शहद हो गया, उनके खरीद बिक्री के दृष्टिकोण से मधुमक्खी की 4 प्रजातियां कौन कौन सी हैं। सर हम ऐसे लिखेंगे, व्यवसायिक स्तर पर सामान्यतः निम्न मधुमक्खियों पाला जाता है। पहला एपिस सेरेना इंडिका, ये सामान्य भारतीय मधुमक्खी। दूसरा है एपिस डोरसेटा, ये सैल मधुमक्खी है। तीसरा है एपिस फ्लोरी, ये लिटिल मधुमक्खी है। और चौथा है एपिस मेलिफेरा, ये इटली की मधुमक्खी है। ठीक है, ये चारों मधुमक्खियाँ व्यवसायिक दृष्टिकोण से पाली जाती हैं। और देखिए 16 नंबर, कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खियाँ शहद का निर्माण कैसे करती हैं वो बताना है। तो पहले आप समझिए, यहाँ पे एक रानी मधुमक्खी होती है, एक नर होती है या ड्रोन इसे कहा जाता है, और कई सेवक मधुमक्खियाँ होती हैं, 3 प्रजातियाँ होती हैं। तो इनमें से रानी मधुमक्खी का काम है अंडे देना, और ड्रोन यानी नर मधुमक्खी का काम है उन अंडों का निषेचन करना। और तीसरा जो अन्य होती हैं सेवक, उनका क्या काम है, छत्ते के बाकी सभी कार्य, यानी सेवक का कार्य हम यहाँ से करेंगे। कार्यकर्ता और सेवक का कार्य है जैसे छत्ते का निर्माण करना, मरम्मत करना, भोजन के लिए फूलों से परागकण एवं मकरंद इकट्ठा करना, छत्ते में लाना, छत्ते की सफाई सुरक्षा, बढ़ते हुए लार्वा को भोजन कराना इत्यादि कार्यों का संपादन करते हैं। कौन, सेवक मधुमक्खी यानी कार्यकर्ता मधुमक्खियाँ। यहाँ पे और थोड़ा आप समझिए, कार्यकर्ता जो सेवक होती हैं मधुमक्खियाँ, वो परागकण और मकरंद लाती हैं, और इन्हीं से क्या बनता है, शहद बनता है। ठीक है, और ये मधु को यानी शहद को कार्यकर्ता छत्ते में संचित रखते हैं, इसको स्टोर करते हैं। ठीक है, ये भी आपको लिख लेना है। इसके बाद इस सेशन का आखिरी सवाल देखिए, मधु मोम हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है वो बताना है। इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे, काफ़ी आसान है। मधुमक्खी के छत्ते का निर्माण कार्यकर्ता द्वारा स्रावित मोम से होता है, यह मोम मधु मोम कहलाता है। ठीक है, वी वैक्स कहलाता है। मधु मोम हमारे लिए कई प्रकार से उपयोगी होता है, इसका व्यवहार प्रसाधन सामग्री, ठीक है, यहाँ इसके बाद मोमबत्ती, विभिन्न प्रकार के पॉलिश, दाढ़ी बनाने के उपयोग में, क्रीम उत्पादन में किया जाता है। तो प्रसाधन सामग्री हो गया यानी श्रृंगार वाले ये सारे, तो ये आपको आंसर कर लेना है ये पूरा। समाप्त होता है आज का सेशन। धन्यवाद।